बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने विवर्तन के बारे में जाना। तरंग का एक गुण है विवर्तन, जिसमें विवर्तन होगा वो तरंग है, स्पष्ट करती है। यानी विवर्तन एक ऐसी घटना है जो तरंग की प्रकृति को क्या करती है, व्यक्त करती है। विवर्तन का ही एक भाग है व्यतिकरण का ही एक भाग है विवर्तन। विवर्तन भी जिन चीज़ों में होगा, जिन किरणों में होगा, वह तरंग की पुष्टि करेगा। यानी वह वस्तु क्या है, वह जो किरण है या वह तरंग की पुष्टि करता है, विवर्तन। तो कभी पेपर में पूछ लिया जाए तरंग पुष्टि करने वाले गुण बताइए, तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि तीनों गुण तरंग प्रकृति को व्यक्त करते हैं। आज हम जानेंगे विवर्तन के बारे में। विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हेडिंग है आज की विवर्तन। जब प्रकाश के मार्ग में या किसी तरंग के मार्ग में तीक्ष्ण रुकावट रख दी जाती है, तो प्रकाश उस मार्ग, उस किनारे पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहा? जब किसी तीक्ष्ण रुकावट, जब किसी प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश का विवर्तन जान रहे हैं, जब प्रकाश के मार्ग में कोई तीक्ष्ण रुकावट रख दी जाती है या अवरोध आ जाता है तीक्ष्ण, तो प्रकाश उसके किनारों पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ध्यान से सुने बिल्कुल। जब प्रकाश के मार्ग में कोई तीक्ष्ण रुकावट या अवरोध आ जाता है, तो प्रकाश उसके किनारों पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जैसे कि किसी सुई की हम परछाई, सुई पर प्रकाश डालें, उसकी परछाई को देखें तो पूरी सुई की हमें परछाई दिखाई देगी दीवार पर, लेकिन नोक की परछाई दिखाई नहीं देगी। कारण नोक तीक्ष्ण होने पर प्रकाश उसके नोक पर से कहाँ को चला गया, अंदर की ओर चला गया, जिसके कारण ब्लेड के पर जैसे ही हम प्रकाश डालेंगे पूरा ब्लेड तो दिखाई देगा, लेकिन ब्लेड की धार की परछाई नहीं दिखाई देगी। उसका कारण विवर्तन। छत इत्यादि में जो खपरेल होती हैं उनमें कोई छेद हो जाता है, तो देखो प्रकाश चारों तरफ को दिखाई देता है, मीन्स किनारे से अंदर की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के लिए बात करें हम शर्त की, तो इसके लिए शर्त बहुत ज़रूरी है। शर्तें या शर्त, विवर्तन के लिए शर्त अवरोध या द्वारक का आकार। अवरोध जो है, रुकावट या द्वारक वर्ड भी कह सकते हैं हम, का आकार जो होना चाहिए वो लगभग बराबर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अवरोध जो है, तीक्ष्ण रुकावट जो है, उसका आकार आपतित तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन होगा। ध्वनि का विवर्तन नहीं होता है गेट के किनारों पर, क्योंकि ध्वनि, गेट के जो आकार है वो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के बराबर नहीं, इसलिए ध्वनि का विवर्तन नहीं होता है। लेकिन तीक्ष्ण रुकावटों पर प्रकाश का क्या होता है, विवर्तन होता है। यदि उस आकार, जो तीक्ष्ण रुकावट है, उसका जो मोटाई है, रुकावट है, द्वारक है, उसका जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होगा, तो निश्चित ही उसके सिरों पर प्रकाश का क्या होगा, विवर्तन होगा। अब विवर्तन की बात की। विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रैक्शनल, विवर्तन। दूसरा है इसमें फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रैक्शनल विवर्तन में क्या चीज़ है, अवरोधक, पर्दा, प्रकाश स्रोत, ठीक है, और पर्दा अवरोधक से
सीमित दूरी पर होना चाहिए। तो इस समय जो विवर्तन होगा उसे फ्रेस्नेल नामक वैज्ञानिक का विवर्तन, उसे फ्रेस्नेल ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए फ्रेस्नेल का हम क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। फ्राउनहोफर प्रकाश स्रोत, पर्दा अवरोधक से कैसी दूरी पर, अनंत दूरी पर स्थित हों तो जो विवर्तन होगा उसका अध्ययन किया था फ्राउनहोफर ने, इसलिए इस फ्राउनहोफर को हम क्या कहेंगे, इस विवर्तन को फ्राउनहोफर का विवर्तन कहेंगे। पूरी इतनी बात पहले रिपीट करें, जब किसी प्रकाश के मार्ग में तीक्ष्ण रुकावट या अवरोध आ जाता है तो प्रकाश उस तीक्ष्ण रुकावट या अवरोध पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन का एक हम गुण बढ़िया बताएं, सीढ़ी देखेंगे आप, सीढ़ी को देखोगे रंग से दिखाई देते हैं अलग अलग, वो केवल विवर्तन के ही कारण संभव है। यानी इस पर जो प्रकाश जा रहा है, अलग अलग लाइनें बनी हुई हैं, अलग अलग रेखाएं चुंबकत हैं उस पर, जिसके कारण प्रकाश क्या हो जा रहा है, अपने मार्ग से मुड़ जा रहा है, तो अलग अलग रंगों में वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी वह विवर्तन के कारण हमें सीढ़ी क्या हो रही है, चारों तरफ रंगीन दिखाई दे रही है। या हम बात करें ब्लेड को हम प्रकाश डालें तो पूरे ब्लेड की हमें परछाई दिखाई देगी, लेकिन उसकी ढाल की परछाई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ब्लेड की ढाल पर प्रकाश कहाँ को चला जाएगा, मुड़ जाएगा। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के लिए शर्त की बात करें तो शर्त बिल्कुल सीधी सी है, क्या है, अवरोध या रुकावट या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, उसी के बराबर होना चाहिए। विवर्तन दो प्रकार का, फ्रेस्नेल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेस्नेल विवर्तन के बारे में, प्रकाश स्रोत पर्दा अवरोधक से कैसी दूरी पर हो, सीमित दूरी पर हो, तो इस समय जो विवर्तन होगा उसे फ्रेस्नेल का विवर्तन कहेंगे। फ्राउनहोफर का विवर्तन, प्रकाश स्रोत पर्दा अवरोधक से कैसी दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के अब उसको हम क्या कहेंगे, फ्राउनहोफर विवर्तन। हम फ्राउनहोफर विवर्तन को जानते हैं। यहाँ पर एक हम प्रयोग जान रहे हैं, एकल झिल्ली द्वारा, पतली एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एकल पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रयोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छी तरह तैयार करेंगे। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, बातों को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, करेंगे, निश्चित ही तौर पर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना। चलते हैं हम, क्या कहा हमने, सिंपल सी बात कही, कौन सी झिल्ली द्वारा, एकल पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रयोग। इस प्रयोग के लिए एक पतली झिल्ली चाहिए, एकल पतली झिल्ली, सिंगल नैरो स्लिट। कैसी, एकल पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का क्या करने जा रहे हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए सिंगल नैरो स्लिट। एक पतली एकल झिल्ली है जिसकी सहायता से प्रकाश का क्या करना है, विवर्तन। इस प्रयोग के लिए एक पतली झिल्ली चाहिए, उस पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश हम क्या करेंगे, डालेंगे, और उस झिल्ली से प्रकाश क्या होगा, अपने मार्गों से क्या होने वाला है, मुड़ने वाला है, जिसके कारण हमें विवर्तन प्राप्त होगा, पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होगा। चलिए करते हैं इस प्रयोग का समझ लें। एक समदैशिक प्रकाश स्रोत लेंगे जिससे प्रकाश निकल रहा है, इसके प्रकाश को हम एक लेंस एल पर डालेंगे, एक पतले उत्तल लेंस पर, एल नाम दिया हमने इस लेंस का, इस पर हमने क्या किया, आपतित किया, और यह इसके फोकस पर रखा है, तो यह प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के क्या कर देगा, समांतर कर देगा। ठीक है। अब इस प्रकाश को एक पतली झिल्ली, ये है पतली झिल्ली,
के किनारों पर हमने क्या किया, आपतित किया। एक पतली झिल्ली, एक पतला सा छेद कर लिया। चित्र में जरूर दूर दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अवरोध है। ये झिल्ली का नाम हमने क्या कह दिया, AB। ठीक है, एक पतली झिल्ली पर हमने क्या किया, इसे आपतित किया। जैसे ही आपतित किया, इनके बीच में प्रकाश तरंगें चली होंगी। ये बिल्कुल सीधी लाइन एक जा रही है, ये मिडिल पॉइंट होगा। इसको हमने क्या कह दिया, C। इसको हमने क्या कह दिया, C, ABC। ठीक है, इस पे प्रकाश की किरण गिरी। यहाँ से कुछ प्रकाश की किरण बिल्कुल कैसी जाएंगी, सीधी जाएंगी, बिना मुड़े। एक लेंस पर गिरेंगी, दूसरा लेंस लगा दिया हमने। लेंस का नाम हमने कह दिया L2, इसको हमने L1 कह दिया। इस लेंस को क्या कह दिया, तो सीधे एक पर्दा लिया यहाँ पर हमने। इस पर्दे पर एक तरंगें मिल जाएंगी और यहाँ पर कोई एक फ्रिंज क्या कर देंगी, बना देंगी, पट्टी बना देंगी ऊपर। इसके अलावा कुछ किरणें इस तरह से मुड़ जाएंगी, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर मुड़ेंगी। यह जाके किसी दूसरे स्थान पर फ्रिंजें क्या कर देंगी, P पर। थोड़ा सा तिरछा दिखा दें, P बिंदु पर फ्रिंज बना देंगी। इस प्रकार से यह क्रम चलता जाएगा और इस स्थान पर हमें क्या होती जाएंगी, फ्रिंजें एकांतर क्रम में क्या होती जाएंगी, पर्दे पर प्राप्त होती जाएंगी। जब हम इस पर फ्रिंजें देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह की फ्रिंजें प्राप्त होंगी। यानी उसमें हमें निम्नलिखित चीजें प्राप्त होंगी। ऐसे ही इस तरफ को ठीक है, इसे हमने, यह है 0 λ/d। ठीक है, यह क्या क्या, λ/d। यहाँ पर प्रकाश की क्या बढ़ रही है, तीव्रता। यह है 2 λ/d। यह हो गया 3 λ/d। अभी आएगा जो d कहाँ से आया, λ/d, 2 λ/d और यह 3 λ/d। यहाँ से यहाँ तक की जो इसे बोलते हैं मुख उच्चिष्ट, मुख उच्चिष्ट। इसे क्या बोलेंगे, मुख उच्चिष्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इसको हमने क्या कहा, थोड़ा λ/d, ये 0 है, यह हो गया λ/d। इस बिंदु को 2 λ/d, इसको हमने 3 λ/d। इस तरह से यह क्रम क्या हो गया, यह हो गया 2 λ/d, यह 3 λ/d। ठीक है, इसे बोलेंगे मुख उच्चिष्ट। यह कहलाएगा जो इस बिंदु को कहें, इसको यह निम्निष्ठ, ये कहलाएंगे गौण उच्चिष्ट। ठीक है ना, उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उच्चिष्ट निम्निष्ठ मीन्स हमें इस प्रकार से क्रम से क्या होते जाएंगे, उच्चिष्ट निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। अब हमें इनकी व्याख्या करनी है, आखिर जी इतनी ही दूरी पर कैसे प्राप्त हो रहा है, समझे ना बात। हमें यह बताना है यह दूरी λ/d है, कैसे है। इसे अपन कहेंगे कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो हमें यह बताना है λ/d कैसे आ गया। पहले हम इस प्रयोग को एक बार फिर से रिपीट कर दें। एकल पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन समझाने के लिए निम्न समायोजन करते हैं। इस समायोजन में एस एक समदैशिक प्रकाश स्रोत है। इससे जाने वाली प्रकाश किरणें एक लेंस L1 से आपतित होती हैं। चूंकि यह प्रकाश स्रोत लेंस L1 के फोकस पर स्थित है, अतः यह प्रकाश किरणें अनंत से आती हुई प्रति, यानी रेखा छिद्र के लिए प्रकाश स्रोत अनंत पर हो गया। कौन सा विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन हो गया। ठीक है, यह समांतर प्रकाशपुंज जब किसी पतली झिल्ली पर गिरती हैं तो AB के बीच इन तरंगों का क्या होता है, अध्यारोपण होता है, जिसके कारण
लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। हमें मुख्य उच्चिष्ट, निम्निष्ट, गौड़ उच्चिष्ट इत्यादि एकांतर क्रम में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो हम इन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो हेडिंग आती है क्या, एकल पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विवर्तन की व्याख्या, जब यह तरंग यहाँ से गई तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको इतना लंब डाल दें, ये एंगल थीटा है, वही ए भी कितना होगा, थीटा। इस तरह से हमने डाल दिया, इस पर लंब गिरेगा, ठीक है, लंब गिर गया। इन बिंदुओं को हमने एन कह दिया इसे, और इसे हमने क्या कह दिया, एम कह दिया, ठीक है, एम कह दिया और एन। पहले सबसे पहले किसकी व्याख्या करनी है, इनके बीच गिरने वाली प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होगा और लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। पहले हमें किसकी व्याख्या करनी है, मुख्य उच्चिष्ट की व्याख्या। मुख्य उच्चिष्ट कैसे मिला, मुख्य उच्चिष्ट कैसे स्थित आया, कैसे स्थिति हुई इसकी, इसको समझ। AB के बीच को दो बराबर भागों में बांटा, 1 और 1 2। AB के बीच के में जो तरंगे जा रही हैं अगर बिना विवर्तित हुए, बिना मोड़े जाती हैं तो यह तरंगे कैसी कला में जाती हैं, सीधी कला में, समान कला में जाती हैं, जिसकी सहायता से लेंस L2 की सहायता से यह O पर फोकस होती हैं। कैसे, बिना मोड़े, जो सीधी चली गई, जो सीधी गई, यह कैसी कला में, समान कला में। तो इस समय इन तरंगों में कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। समपोषी व्यतिकरण होने के कारण, समान कला में होने के कारण यह O पर मिली और इनकी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। और अधिकतम तीव्रता होना माने उच्चिष्ट को व्यक्त करता है। यह केंद्र पे बना मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम, देखो सबसे ऊपर को है। और इसकी चौड़ाई अनुच्चिष्टों की चौड़ाई की 2 गुनी होती है और इसके लिए थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि प्रकाश की किरणें नहीं मुड़ी, बिल्कुल सीधी चली गई। ए पर गिरी, एक प्रकाश की किरण सीधी चली गई, मिलके ओ पर बनाई होगी यह तरंग। और ये तरंग कैसी कला में है, समान कला में है। जब समान कला में है तो ऐसी स्थिति में ये क्या होंगी, इसको हम डार्क बना दें, ऐसी एक किरण तो हमें बनानी ही होगी डार्क। लाइन सीधी नहीं हो रही, क्या कहा, फिर से रिपीट करें। एकल पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए इसमें S से आने वाली प्रकाश किरण को लेंस L1 पर डालते हैं। यह प्रकाश किरणें AB के बीच क्या होती हैं, आपतित होती हैं। A और B से जाने वाली प्रकाश की किरणें यदि बिना पथांतर के हैं, अर्थात कैसी कला में, समान कला में सीधी जाती हैं, तो यह समान कला में होने के कारण O पर अधिकतम तीव्रता की फ्रिंज बनाती है, यानी मुख्य उच्चिष्ट बनाती हैं। इसे हम कहा मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट के लिए थीटा का मान, कोणीय विस्थापन का मान 0 होगा, कोई कोणीय विस्थापन नहीं होगा। अब हम किसकी व्याख्या करना है, हमें 2 और चीज़ों की व्याख्या करनी है, निम्निष्ट की। तो अब हम किसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, निम्निष्ट की स्थिति। निम्निष्ट की स्थिति, इसमें निम्निष्ट में क्या कहा, जब यहाँ से तरंग चली, कुछ कोण पे विवर्तन हुई, तो यह तरंगों के बीच विभिन्न पथांतर होगा। भिन्न भिन्न पथांतर होने के कारण कभी P पर उच्चिष्ट बनेगा, कभी P पर निम्निष्ट बनेगा। एक निम्निष्ट बन सकते हैं और उच्चिष्ट भी बन सकते हैं। तो पहले हम कौन से निम्निष्ट, निम्निष्ट एवं गौण उच्चिष्ट, ऐसे लिखना चाहिए, निम्निष्ट एवं गौण उच्चिष्ट की स्थिति, इनकी स्थितियां समझाने जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा,
ए व बी से चलने वाली दो तरंगें अगर कुछ कोण पर विवर्तित होती हैं, कुछ कोण पर मुड़ती हैं, तो इन तरंगों के बीच पथांतर होगा। ए से चलने वाली तरंग और बी से चलने वाली तरंगों के बीच पथों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। पथांतर क्या होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण कभी निम्निष्ठ और कभी उच्चिष्ठ हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। हम इसमें भी कौन सी स्थिति, किसके कारण, पथांतर होने के कारण, किनमें, तरंगों में। कैसा होगा पथांतर, भिन्न भिन्न होने के कारण कभी क्या मिलेंगे हमें, निम्निष्ठ तथा कभी गौड़ उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं। यानी कभी निम्निष्ठ मिल रहे हैं और कभी क्या मिल रहा है हमें, उच्चिष्ठ। अब कब निम्निष्ठ मिलेंगे, कब उच्चिष्ठ मिलेंगे, इसको समझना है। तो पहले इसमें भी नंबर ए पार्ट, प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति। प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति वाली बात आती है, यदि हम ए बी के बीच के भाग को दो बराबर भागों में बांटें, ए और बी के भाग को ए सी और बी सी भाग में बांटे। कितने भाग में बांटा, ए सी और बी सी, ए सी और बी। यहां से एक तरंग उत्पन्न हुई, यहां से एक तरंग उत्पन्न हुई, एक तरंग, दो तरंग, यहां से तीसरी उत्पन्न हुई, यहां से चौथी उत्पन्न हुई, यहां से पांचवी उत्पन्न हुई, यहां से छठवीं उत्पन्न हुई। ए बी सी क्या किया हमने, इसको कितने भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। ए बी के हम दो बराबर भागों में बांट दें, एक ए सी और एक सी बी, ए सी और बी सी। तो ए से उत्पन्न एक तरंग और सी से उत्पन्न दूसरी तरंग अध्यारोपित, यह तरंग और यह तरंग जब मिलेगी तो इस समय यह तरंगें कैसी कला में होंगी, विपरीत कला में होंगी। और इस समय जो पथांतर होगा, क्या होगा, पथांतर। पहले तो हम इसको निकालें, ऐसे हमने इसे मिलाया, देखना यह कोण क्या है, थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब जे एम है, बी एम अपॉन कर्ण ए बी। तो बी एम बराबर क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। ए बी बराबर क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। तो बी एम हो गया पथांतर, डी साइन थीटा होगा। अब कितने बराबर भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी यह डिस्टेंस हो गई डी बाई टू। कितनी हो गई, डी बाई टू। जब डी बाई टू हो गई तब पथांतर, तो प्रथम निम्निष्ठ में पथांतर लैम्डा बाई टू हो जाएगा। तो पथांतर के लिए तथा स्लिट को दो बराबर भागों में बांटा जाए तो क्या हो जाएगा, डी बाई टू साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई टू हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम इसी प्रकार इस समय प्रथम निम्निष्ठ उत्पन्न होगा। अगर हम कहें द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए हमने अभी इसे दो भागों में बांटा था, अब कितने भाग में बांटना पड़ेगा, तीन भागों में। तो तीन भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, तीन बराबर भागों में बांट दें। जब इसे हम चार बराबर भागों में बांट दें, जब चार बराबर भागों में बांट दें तो डी बाई 4 होगा। इस समय चार भागों में ए बी बांटना होगा, तब साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2, विनाशी व्यतिकरण लैम्डा बाई 2। तो इस समय क्या आएगा, डी साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा। ठीक है, कन्फर्म है इतनी बात, कोई समस्या तो नहीं। ठीक, समीकरण 1 हो गया। यह हो गया समीकरण 2। इधर को लिख दे थोड़ा, जिससे आपको दिखाई दे, डी साइन थीटा
इसी प्रकार तृतीय निम्निष्ठ के लिए कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 6 भागों में। तो d/6 sin थीटा बराबर λ/2 और यह बताता है d sin थीटा बराबर 3 लैम्डा, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार nवें निम्निष्ठ के लिए d sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा? n लैम्डा। इसको हम ब्रैग का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? ब्रैग्स लॉ कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दें, क्या बताई? सबसे पहली बात, अगर ये बिना विवर्तित हुए जा रही तो केंद्र पर मिल रही तीव्रता अधिकतम, समपोषी व्यतिकरण, उच्चिष्ट बनेगा और मुख्य उच्चिष्ट होगा केंद्र पर हमेशा। ठीक है। अब बात क्या की, अगर ए व बी से प्रकाश की किरणें विवर्तित हो रही हैं, यानी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? मुड़ रही हैं। अगर प्रकाश की किरणें मुड़ रही हैं तो ऐसी स्थिति में जब मुड़ेंगी तो विभिन्न स्थानों पर क्या होंगे? यहाँ पर कभी निम्निष्ठ होगा, कभी उच्चिष्ट होगा। यदि हम कहें इस ए बी भाग को हमने कितने बराबर भागों में बांटा? 2। पथांतर तो यही निकलेगा sin थीटा Bm/AB पथांतर। यदि 2 बराबर भागों में बांटा और एक और दूसरे, एक नंबर की और दूसरे नंबर की मिलके यहाँ बना रही है कोई सी व्यतिकरण, तो यह विपरीत कला में होंगी। इस समय पथांतर λ/2 होगा और बीच की दूरी हो गई d/2, तो d/2 sin थीटा λ/2 बराबर d। अगर 4 भागों में बांटे तो दूसरा निम्निष्ठ, 6 में बांटे तो तीसरा निम्निष्ठ, और इन ब्रैग्स लॉ हो गई। यानी निम्निष्ठों की स्थिति हम इस सूत्र से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या निकालना है? गौण उच्चिष्ट के लिए बी पार्ट सी डी, इसी का ए था जी, जो सब बी सी बन गए। ठीक है। अब गौण उच्चिष्ट के लिए बात करें तो गौण उच्चिष्ट के लिए हम बात करें तो गौण उच्चिष्ट की निम्न स्थिति के लिए गौण उच्चिष्ट जो है वो निम्निष्ठ और इनके बीच में है, यही तो है। तो इसको जोड़ के 2 का भाग दे दें तो गौण उच्चिष्ट की पता चल जाएगी। गौण उच्चिष्ट के लिए sin थीटा d sin थीटा बराबर क्या होगा? n लैम्डा, अगला n+1 λ/2 क्या आ जाएगा? लैम्डा कॉमन चला जाएगा, 2n+1 λ/2 होगा। यह हो गया समीकरण नंबर 4। कौन से? गौण उच्चिष्ट के लिए ये विस्थापन। अगर हमसे बात कहता है कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए, कोणीय विस्थापन माने थीटा। थीटा कैसे निकलता? गौर करो, sin थीटा बराबर λ/d। कोणीय विस्थापन sin थीटा बराबर λ/d, तो क्या हो जाता जी? या थीटा बराबर पहले उसका, देखो यही तो लिखा, दूसरे के लिए 2 आ जाता, तीसरे के लिए 3। तो इन स्थानों पर इनकी कोणीय चौड़ाई जो होती λ/d होती है कोणीय चौड़ाई। अगर हम इसकी कोणीय चौड़ाई निकालें तो 2 λ/d आएगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी आएगी λ/d। तो जो मुख्य उच्चिष्ट होता है उसकी कोणीय चौड़ाई गौण उच्चिष्ट से 2 गुनी होती है। पूरी बात एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कठिन थोड़ा सा है, समझने का प्रयास करें, निश्चित ही तौर पे आपको आएगा। एकल पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन समझाने के लिए ऐसे एक प्रकाश स्रोत लिया। इससे चलने वाली प्रकाश की तरंगें लेंस L1 पर गिरी। L1 ने इस प्रकाश तरंगों को क्या कर दिया? मुख अक्ष के समांतर, क्या फोकस पर रखा था। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें रेखा क्षेत्र AB के बीच आपतित हुई और विवर्तित होकर लेंस L2 की सहायता से पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप क्या करती हैं? निर्मित करती हैं। इस विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होता है, निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं, गौण उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। इसकी हमें क्या करनी है? व्याख्या करने के लिए AB के बीच जो पथांतर है वो है Bm। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इससे Bm आ गया, Bm बराबर AB sin थीटा।
जब प्रकाश की किरणें नहीं मुड़ रही तो समान कला में जा रही, तो केंद्र पर तो हमेशा तीव्रता अधिकतम होगी, यानी केंद्र पर मुख्य उच्चिष्ट क्या होगा, प्राप्त होगा। केंद्र पर यानी जब थीटा बराबर 0 है तो मुख्य उच्चिष्ट क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है। अब क्या कहा हमने, अगर ये मुड़ रही हैं तो मुड़ने के कारण अलग अलग पथांतर भिन्न भिन्न होगा, जिसके कारण विभिन्न स्थितियों में यहाँ मिलेंगी। कभी तीव्रता अधिकतम होगी, कभी तीव्रता न्यूनतम होगी। जब तीव्रता न्यूनतम होगी तो निम्निष्ठ मिलेंगे, जब तीव्रता अधिकतम होगी तो उच्चिष्ट मिलेंगे। यानी इस पथांतर के भिन्न भिन्न होने के कारण निम्निष्ठ और उच्चिष्ट क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हमने कहा इसे हम 2 बराबर भागों में बांटे, तो इस स्थान की पहली तरंग और दूसरी तरंग विपरीत कला में होंगी, पथांतर λ/2। स्लेट 2 बराबर भागों में तो d/2, इसकी जगह हो गया d/2 sin थीटा बराबर पथांतर λ। अब कहा 4 बराबर भागों में बांटे तो पथांतर फिर भी विपरीत, तो 4 बराबर भागों में तो इस समय 6 में बांटे तो तीसरा निम्निष्ठ। इस प्रकार से निम्निष्ठ हमें क्या होते जाएंगे, इसे ब्रैग का नियम कहते हैं। गौड़ीय उच्चिष्ट के लिए इन्हीं के बीच में तो है, तो इसको जोड़ो, 2 का भाग दे दो, तो nवे और n+1 के निम्निष्ठ के जोड़ा 2 का, तो इन स्थानों पर हमें क्या होंगे, गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। और कोणीय विस्थापन निकालना है, यानी sin थीटा λ/d, चूँकि कोण बहुत छोटा होगा, थीटा लिख सकते हैं λ, तो कोणीय विस्थापन। इस प्रकार से हमें विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ट, निम्निष्ठ, गौड़ उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, फिर क्रमागत रूप से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। इसे हमने प्रकाश का विवर्तन। बहुत अच्छी तरह तैयार करें, आई बटन पर क्लिक करें, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। इसके पूरे वीडियो आप क्रम से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।